और आज का टॉपिक चलेगा रेजिस्टेंस। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का मीनिंग ही होता है रुकावट या रुकावट पैदा करना। जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तब उसके पाथ में रुकावट पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर? तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो एक किसी भी मटेरियल का या किसी भी पार्टिकुलर कंडक्टर का एक खुद का उसका प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या टू फ्लो ऑफ चार्जेज। इसको अपोज करने का प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे देखा जाए, इट इज the property of conductor which opposes the flow of electric current या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो। इसको अपोज करता हूं, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। एक कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रेजिस्टेंस कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। रेजिस्टेंस कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस को एसआई यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होता है? ओम होता है। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। ओम थोड़ा सा लिखने में कठिनाई होता है, ठीक। तो एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का क्या हुआ? ओम हुआ। अब अलग अलग मटेरियल का या अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर एंड कॉपर होता है। तो सिल्वर कॉपर को लिखा जाए यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा जाए तो सिल्वर एंड कॉपर has very low resistance। सिल्वर और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही लो होता है, यानी कि कोई रुकावट पैदा नहीं करता और आसानी से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इससे फ्लो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, नाइक्रोम एंड टंगस्टन has very high resistance। तो नाइक्रोम और टंगस्टन के पास क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे, क्यों हम लोग रूम हीटर में यूज करते हैं। क्लियर? आगे R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू V/I, वेयर आर क्या हुआ? आर हो गया रेजिस्टेंस हो गया, आर रेजिस्टेंस हो गया। और भी क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड आई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया आई। क्लियर?
तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन, एसआई यूनिट और कौन सा क्वांटिटी है, सारे बातों को देखें। आगे देखेंगे इसका फार्मूला कैसे डिराइव होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो इसका लिखा जाए इसको। तो स्टूडेंट अभी अभी हम लोग देखें रेजिस्टेंस के बारे में, और अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल के आधार पे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके अनुसार इसका फार्मूला। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है अपोज करना, रुकावट। अब बताइए कि कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, अगर ये वायर है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो यहाँ से यहाँ तक होना है, आसानी से फ्लो हो जाएगा। अगर इसी वायर को और लेंथ बढ़ा दें तो क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, डिस्टेंस लेंथ डबल क्रॉस करना पड़ेगा, तब रुकावट और बढ़ेगा। इट मीन्स कि किसी भी पार्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। जितना लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट कि रेजिस्टेंस is directly proportional to length of wire या length of conductor। क्लियर? लेंथ ऑफ वायर बोल सकते हैं या लेंथ ऑफ कंडक्टर। तब यहां से क्या हुआ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ए फर्स्ट लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि R बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तब यहीं पे बता भी देता हूं कि रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ा दें, 2 केस। केस 1, लेंथ अगर इंक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा उतना ही टाइम से, और केस 2, लेंथ अगर घटा दें तो रेजिस्टेंस भी उतना ही टाइम से क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे 2 क्या हुआ, 2 केसेस बने। एक और होता है कि डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर सेक्शन को, किसी भी चीज को परपेंडिकुलरली आप काटिए तब उसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। नॉट टेंजेंशियली, परपेंडिकुलरली कट होना चाहिए, तब उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी इस वायर का जितना ज्यादा डायमीटर होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो उतना आसानी से होगा, और जितना डायमीटर कम होगा उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। क्लियर? यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं किसी भी पार्टिकुलर वायर का या कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाएंगे यानी वायर पतला कर देंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही है तो फ्लो करने में तो उसको परेशानी होगा ही होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, रेजिस्टेंस इज inversely proportional to cross sectional area of wire। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तब देखा जाए यहाँ पे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए इसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दोनों तरीके से तो इनवर्सली ही हो गया। तब यहाँ पे 2 केस बना। कितना केस बना, 2 केस। केस 1 कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। जितना टाइम से बढ़ाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस उतना ही टाइम से घटेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटा दिए तो रेजिस्टेंस उतना ही टाइम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस
बढ़ जाएगा। तो इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। क्या मानते हैं? सेकंड इक्वेशन। तब यहाँ पे देखा जाए फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखा जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एल है, ये फर्स्ट था, और आर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सेकंड था। ये दोनों से अगर मिलाया जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया को, अब ए मैं लिख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या लिख रहा हूँ? ए लिख रहा हूँ। तब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए, जहां पे रो एक न्यू टर्म आया। रो क्या आया? एक न्यू टर्म आया, और उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। वेयर रो क्या हो गया? रेसिस्टिविटी ऑफ बायर, और आर रेजिस्टेंस हो गया, एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ बायर, और ए क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बायर। क्लियर? तो आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो दो फैक्टर तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर से देख लेंगे। तो किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो इसको लिखा जाए। तो स्टूडेंट अभी अभी हम लोग रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव किए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस? तो लेंथ पे है ना, सबसे पहला फैक्टर लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। इट मींस कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तब यहां से दो चीज निकला, R बढ़ेगा या लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? घटेगा। तब यहां से एक कंडीशन आता है, यहां से देखे जाए तो अगर लेंथ डबल कर दिया जाए, लेंथ क्या कर दिया जाए? डबल। अगर लेंथ डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर? अगर लेंथ हाफ कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ये भी हाफ हो जाएगा। क्लियर? इट मीन्स कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है। सेकंड है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर इट मींस CSA इसको बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर को CSA बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CSA होता है। इट मींस कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और घटाएंगे तो बढ़ेगा। तब यहां से क्या किया? अगर CSA बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर CSA घटा दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तब यहां से देखते हैं, अगर CSA डबल हो गया, CSA डबल हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? हाफ। रेजिस्टेंस हाफ होगा। क्लियर? और अगर CSA हाफ हो गया, CSA हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्लियर? तो
आई होप यहाँ तक पूरा सारा पॉइंट क्लियर होगा। एक और पॉइंट है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस, थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल से बना हुआ है कोई वायर। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कोई वायर कॉपर और सिल्वर से बना हो तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा। कॉपर एंड सिल्वर हैज लो रेजिस्टेंस। कॉपर और सिल्वर के पास क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो करने देता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अगर दूसरी तरफ देखें हम लोग नाइक्रोम और टंगस्टन का, तो उसके पास बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है और वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने ही नहीं देता। क्लियर? तो और भी एग्जाम्पल देते हैं। नाइक्रोम एंड टंगस्टन हैज हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। ए इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड किया। एक और चीज होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस चीज पे? तो टेम्परेचर फैक्टर भी इसको अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। तो नेक्स्ट है फोर्थ में, टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर या कंडक्टर। क्लियर? तो टेम्परेचर वे अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर अगर घटा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इन सारे फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना डायमीटर किसी वायर को बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतना कम रेजिस्टेंस होगा और जितना कम करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर कॉपर का लो रेजिस्टेंस होता है, टंगस्टन नाइक्रोम का हाई रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घटता है। क्लियर? इसको लिखिए। आगे देखते हैं हम लोग दो कंडीशन देखेंगे कि रेजिस्टेंस इतना टाइम, लेंथ इतना टाइम से बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना टाइम से बढ़ाएंगे, तब रेजिस्टेंस का अभी हम लोग देखें फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाए। तो न्यूमेरिकल बनाने का बहुत ही यहाँ पे बेजोड़ तरीका दे रहा हूँ मैं, उसको देखा जाए। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। यहाँ पे रो क्या है? कांस्टेंट है। रो कभी किसी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए चेंज नहीं हो सकता। किसी भी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए रो रेजिस्टिविटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जैसे कॉपर के लिए फिक्स तो फिक्स। तो रो को हम यहाँ से छाटते हैं तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल होगा। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। जब रो कांस्टेंट है तो आर ए बाई एल भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसका भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा किसी पार्टिकुलर मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तब अब दो केस में लेते हैं इसको दो केस में, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2। अगर केस 1 में लिया जाए
तो रो इक्वल टू रो ही रहेगा, तो रो इक्वल टू R1A1 बाई L1 होगा। और केस 2 में भी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2A2 बाई L2, लेकिन रो कभी चेंज नहीं होगा। तब क्या करेंगे, दोनों का रो सेम, देयरफॉर R1A1 बाई L1 इज इक्वल टू R2A2 बाई L2 होगा। ये हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल मैं आप लेता हूँ कि क्वेश्चन है कि लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए, इफ लेंथ ऑफ वायर गेट्स डबल and cross sectional area becomes 5 times, and cross sectional area becomes 5 times, then what will happen to resistance? Then what will happen to रेजिस्टेंस को क्या होगा, क्लियर, रेजिस्टेंस को क्या होगा तब देखते हैं यहाँ पे केस 1 और केस 2। तो केस 1 और केस 2 मान करके चलें, तो सपोज डैट कि एक को केस 1 और दूसरे तरफ केस 2। अगर रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे R1 मान लिए केस 1 में, तो R1 इज इक्वल टू R मान लिया, R1 इज इक्वल टू क्या मान लिया, R, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 का क्या होगा ये तो निकालना है। कब, जब L1 इज इक्वल टू L मानते हैं और यहाँ L2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, L से 2L हो जाता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 अगर A मानते हैं तो A1 यहाँ पे कितना, A2 कितना हो जाता है, 5A हो जाता है, 5 टाइम्स A। देयरफॉर कौन सा फार्मूला लगा देना है, R1A1 बाई L1 इज इक्वल टू R2A2 बाई L2। तो R1 R है, A1 A है, L1 L है, और R2 हमको नहीं पता है, और A2 कितना है, A2 5A हो गया है, और L2 कितना 2L हो गया है। तो बताइए, तो L से L कैंसिल और A से A कैंसिल, देयरफॉर R2 A2 इधर जाएगा 2R/5, यानी R2 कितना हो जाएगा, 2/5 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का। तो कितना आसान ये बना दिया। आगे देखते हैं इसका और भी यूज एक दो फार्मूला में, पहले इसको तो देखा जाए। अभी तक एक क्वेश्चन किए R1A1 बाई L1 इज इक्वल टू R2A2 बाई L2 पे। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ कि कोई वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 75% से डिक्रीज कर दिया गया है और लेंथ 50% से इंक्रीज कर दिया गया है। तब बताइए कि रेजिस्टेंस कितना परसेंट से घटेगा या बढ़ेगा। अभी घटेगा या बढ़ेगा ये तो डिपेंड, पहले तो इसको बनाना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन में दो केस माना गया है यहाँ पे। तो दो केस कौन कौन सा, केस 1 और केस 2। तो केस 1 और केस 2 देखते हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में R1 कितना दे दिया गया है, R1 8 ओम है और R2 हमको नहीं पता है। यहाँ पे अगर L1 हम ले लें L, तो यहाँ पे L2 क्या हो जाएगा, L प्लस कितना परसेंट से बढ़ रहा, 50% ऑफ L होगा L प्लस 50% ऑफ L। अगर यहाँ A1 A मान लिए तो यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा, A माइनस कितना परसेंट से घट रहा है, 75% ऑफ A। तब यहाँ पे R1 पता है, L1 पता है, A1 पता है। उसी तरीके से R2 कैलकुलेट करेंगे, L2 पता है और A2 पता है। L2 को यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लें, L2
तो L2 इक्वल टू L प्लस 50% ऑफ A L है। तो कैलकुलेट करें तो L प्लस 50 बाई 100 L, इट मीन्स कितना हो जाएगा 150 L बाई 100, इट मीन्स कितना हो जाएगा बताइए 3/2 हो जाएगा। तो अब L2 कितना हो जाएगा 3/2 L। उसी तरीके से A2 कितना हो जाएगा A माइनस 75% ऑफ A। परसेंटेज निकालने आता है ना, क्लियर। तो परसेंटेज का खेल है यहाँ पे। तो A माइनस 75/100 A, इट मीन्स कितना 25/100 A, इट मीन्स 1/4 A, क्लियर। तब यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा A/4। नाउ वी विल अप्लाई R1 A1 by L1 is equal to R2 A2 by L2, क्लियर। तब देखते हैं we know that विकेट मत पड़िए, R1 A1 by L1 is equal to R2 A2 by L2, क्लियर। R1 कितना है 8 ओम है, A1 A माने हैं और L1 L माने हैं, तो R2 नहीं पता है, R2 ही तो फाइंड करेंगे। तब यहाँ पे A2 कितना आया A/4 और A कितना आया L2 3/2L, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, क्लियर। और ये 2 टाइम्स कट जाएगा, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू R2, A2 नीचे चला जाएगा और A3, देयरफॉर R2 कितना हो जाएगा 8 × 2 × 3, 8 × 24 दूनी 48 ओम हो जाएगा, क्लियर। कितना ओम हो जाएगा 48 ओम हुआ। आप देखते हैं कि कितना इंक्रीज किया, इंक्रीजमेंट निकालेंगे तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तब फाइनल माइनस इनिशियल होता, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 ओम माइनस पहले से कितना दिया हुआ है 8 ओम, इतना 40 ओम आया। इसलिए परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा कि परसेंटेज डिक्रीज निकलेगा, परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा क्योंकि इंक्रीजमेंट हुआ है 40 ओम से, क्लियर। तो परसेंटेज इंक्रीज इन किसको में रेजिस्टेंस में, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, कितना इंक्रीज हुआ 40, कितना में इंक्रीज हुआ तो 8 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तब ये 5 टाइम्स और ये हो गया 500 टाइम्स से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्लियर। तो देखें R1 A1 का कमाल यहाँ पे समझ में आया, बहुत ही आसान बना देता है मेथड। अब फार्मूला से जाएंगे तो लटके रह जाएंगे, क्लियर है ना, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, क्लियर।